हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द अनदर सीरीज दैट इज पार्ट 3 ऑन DFCCIL previous year series. I hope you people have enjoyed a lot in part 1 and part 2. So once again I would like to suggest you to always have your notebook while watching this video so that you can write down the important notable points which I have discussed for all each and every questions along with the options which are also not correct. So let's start the session. So this is our dedicated doubt clearance channel group on the Telegram. So you can join this. आप join कर सकते हैं और अपने doubts को post कर सकते हैं. Even though you are facing any a specific concept problem on any specific topic, then you can write down the topic name. I will upload a same video on our YouTube channel so that you can so that you can understand the same topics. Even we provide the live quiz and on our YouTube channel as well as Telegram channel. तो आप WhatsApp से भी कोई डाउट पूछ सकते हैं, बट प्रेफर करेंगे टेलीग्राम पे ही पूछने का. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ ध्यान से. फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, इफ R इज द रेडियस ऑफ कर्विंग मीटर. R क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्व है हमारा मीटर्स में, और C हमारा क्या है कॉर्ड लेंथ है मीटर्स में. पूछ रहा है एक्सप्रेशन जो वर्साइन को मिलीमीटर्स में डिनोट करेगा. हमारा एक सर्कुलर कर्व है और ये आपका पॉइंट ऑफ कर्व है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा और ये कॉर्ड होगा और ये हमारा सेंटर होगा. क्लियर है ना. ये O होगा और ये आपका A होगा और ये B होगा और ये हमारा C होगा. सो आपका जो ये AB है हमारा, इस AB को ही बोलते हैं हम लोग मिड ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं. और या हम वर्साइन क्या बोलते हैं, वर्साइन बोलते हैं हमारा. क्लियर है ना. तो समझिएगा. और जो हमारा ये होता है VC वर्साइन, और BC को बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस. क्या बोलते हैं BC को, एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं. तो सबसे क्यों वर्साइन बोलते हैं समझिएगा. पहले हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस हमारा है, द डिस्टेंस CD फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, from the mid point of the chord to the apex of the chord to the apex C to the apex B. इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं, वर्साइन और मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वर्साइन और मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं. अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमारा जो AB है दोस्त हमारा, यहाँ क्या है हमारा OB माइनस OA है हमारा. जब हमारा OB है तो OB को R लिख सकते हैं और OA हमारा डेल्टा बाई 2 हो जाएगा हमारा. तो ये क्या हो जाएगा, R cos डेल बाई 2, डेल्टा बाई 2. तो हमारा R कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2. और 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 क्या होता है हमारा, वही हमारा वर्साइन होता है. तो इसको लिख सकते हैं R वर्साइन डेल्टा बाई 2. हमारा मेन मकसद था बताने का कि हमारा वर्साइन क्या होता है. आप समझिए ध्यान से इस बात का कि अगर आपका हम सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ मुझे रिलेशन से अकॉर्डिंग काम करना है. तो आपका ये आपका C है और ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, A है, ये B है. और अगर आपका हम सर्कल की बात करते हैं और ये सेंटर है हमारा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2R माइनस AB हो जाएगा हमारा. क्लियर है. और हमारा ये L बाई 2 हो जाएगा हमारा. ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा P ले लो, ये ले लो, Q ले लो. तो ये हमारा क्या है, हमारा P है और ये हमारा क्या है, Q है हमारा. L बाई 2 ये भी हो गया हमारा. सो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की बात करेंगे हमारा, तो L बाई 2 इंटू L बाई 2 क्या हो जाएगा, L बाई 2 इंटू L बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, AB इंटू 2R माइनस AB. और आपका 2R माइनस AB जो हमारा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हमारा 2R है. क्यों हमारा आपका जो 2R माइनस AB हमारा, जो 2R माइनस AB जो है हमारा,
गो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हमारा 2r है। सो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो एक तरह से हमारा ए बी हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 8r। मुझे तो क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है तो ए बी हमारा एल स्क्वायर बाई 8r। अब ध्यान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिए, कॉर्ड लेंथ हमारा मीटर में है और हमारा सर्कल ऑफ रेडियस हमारा मीटर में है और ये हमारा mm में है, तो ये हमारा मीटर में आएगा। डेट मीन्स इसको अगर हम लिखेंगे एल स्क्वायर बाई 8r डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1000, तब ये mm में आएगा हमारा, और ये तब आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 125 एल स्क्वायर बाई आर। और एल यहाँ क्या है हमारा, यहाँ एल हमारा सी है, यहाँ एल क्या हमारा, यहाँ एल हमारा क्या है, एल हमारा सी है। तो 125 सी स्क्वायर अपॉन आर आ गया आंसर, क्या आ गया 125 सी स्क्वायर अपॉन आर आ गया हमारा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर 125 सी स्क्वायर अपॉन आर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा सी। क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा सी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था हमारा। अब आइए ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं क्या, हम देखते हैं सर्वेयर मेड एन सर्वेयर मेड एन, ध्यान देखिए सर्वेयर मेड एन क्या बोल रहा है हमारा a surveyor made an error during the project during a project which is associated with skills and vigilance. Which type of error this survey has committed? ध्यान रखिएगा, एरर हमारा जनरली तीन तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक्स बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स बोलते हैं, सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स बोलते हैं। क्लियर है ना। और थर्ड हमारा क्या होता है, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स। क्लियर है ना, इस बार का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तीनों एरर के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं, तीनों एरर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। मिस्टेक्स मतलब क्या हुआ कि केयरलेसनेस के कारण होता है, पुअर जजमेंट के कारण होता है, और इसको करेक्ट कर सकते हैं अगर इसको आप ऑब्जर्व करते हैं। मतलब मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, उसको आप रीड कर लिए 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है, समझिए ध्यान से। सिस्टमेटिक एरर्स होता है हमारा, और क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेम मैनर में क्या करता है हमारा, एक्ट करता है हमारा ऑब्जर्वेशंस में। दैट मींस हमारा ये कंपनसेट नहीं करता है हमारा, आइदर इन पॉजिटिव होगा या इन नेगेटिव होगा। सो वी कैन से दैट अंडर द सेम कंडीशंस वी कैन से दैट इट विल ऑलवेज बी ऑफ सेम शाइन एंड साइज एंड साइन। और जो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है हमारा यहाँ, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स होता है हमारा यहाँ, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं और फिजिकल कंडीशंस जो हमारा होता है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, हमारा वही सिस्टमेटिक एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका ये जो है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। सिस्टमेटिक एरर्स ध्यान रखिएगा, ये आपका सिस्टमेटिक्स एरर हमारा मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करता है या फिजिकल लॉ को फॉलो करता है, इसको करेक्ट कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव एरर्स हमारा प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन होता है हमारा। क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होता है हमारा, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन होता है, उसको हम लोग अगर वो हमारा पॉजिटिव होता है, एज वेल एज क्या होता है, एज वेल एज क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यूमुलेटिव एरर्स हमारा मोर इंपॉर्टेंट है देन कंपेंसेटिंग एरर्स, और लेकिन क्यूमुलेटिव एरर्स हमारा मोर इंपॉर्टेंट है देन कंपेंसेटिंग एरर्स, लेकिन हर क्यूमुलेटिव एरर्स हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक क्यूमुलेटिव एरर्स हमारा क्या करता है, दूसरे क्यूमुलेटिव एरर्स को कंपनसेट्स करता है, जैसे करेक्शन ड्यू टू पुल। अब आपको पता है कि अगर आप टाइटली हाई हेल्ड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ सैग फॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप फिर से इसको पुल कर देंगे एट इट्स कैलिब्रेटेड अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, सैग हमारा कंपनसेट हो जाएगा। और उस करस्पॉन्डिंग पुल को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल टेंशन, जिसको हमने डिस्कस किया यूपीपीएससी सीरीज में किया है। नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंटल एरर और कंपनसेटिंग एरर और रैंडम एरर्स। एक्सीडेंटल एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स हमारा क्या होता है, हमारा एक तरह से एरर्स हमारा एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं मिस्टेक्स और आपका दिस एरर्स रिमेन इवन आफ्टर मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स हैव बीन एलिमिनेटेड and systematic errors have been eliminated। तो ये मेनली क्यों होता है, ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस जो ऑब्जर्वर का होता है कि वो कंट्रोल कर सके सिचुएशंस को, इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सके, और ये रैंडम इन नेचर होता है, इसलिए इसको रैंडम एरर भी बोलते हैं। और एक्सीडेंटल एरर हम सुधार नहीं सकते हैं, उसको सुधारेंगे भी तो यूजिंग द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सुधारेंगे हम लोग। So we can say that an accidental error of a value represents the limit of precision in determination of a value. They are corrected using law of probability.
तो ईएस जो होता है हमारा वो क्या बोलते हैं हम लोग, ईएस ध्यान रखिएगा, ईएस हमारा क्या होता है, ईएस हमारा प्रोबेबल वैल्यू ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे या प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे। तो ईएस हमारा क्या है, अगर हम बोलेंगे प्रोबेबल, PROBABL, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशंस, एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये क्या होगा हमारा, +-0.6745 अंडर रूट्स वेरिएंस अपॉन n-1, क्लियर है ना। और आपका, अब आपका ये जो ये हमारा क्या है, ये डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एनी, difference between any single observations and mean of the series, single observations and mean of the series, difference between any single observations and mean of the series, क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं x माइनस एक्स बार। और आपका जो n है हमारा, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बोलेंगे EM, क्या बोलेंगे, EM, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्लस -0.6745 समेशन ऑफ p² n-1, और इसको ES अप n, तो हम लोग ES अपॉन अंडर रूट n भी बोलेंगे, क्लियर है ना। चलिए, तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबल एरर होता है सिंगल ऑब्जर्वेशंस में ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, वो डिपेंड करता है n पे, प्रोपोर्शनल टू n। और चेनिंग के लिए सिस्टमेटिक एरर हमारा प्रोपोर्शनल टू l होता है, और एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू l होता है, ठीक है ना, तो हटा दो। ये आप याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल एरर्स हमारा ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है एज कंपेयर टू लार्जर वंस, और यहाँ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स का इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, इसलिए इसको कंपनसेटिंग एरर्स भी बोलते हैं। और रैंडम्स एरर हमारा फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और आपका वो आपका प्रोसेस और कंट्रोल सर्वे में काफी इंपॉर्टेंट उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि ऐसा एरर्स है जिसको आपको देखना है कि वो लिमिट विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन है या विदाउट द लिमिट्स ऑफ, या बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन। अब देखिए रैंडम एरर्स क्यों बोलते हैं इसको, कंपनसेटिंग एरर्स क्यों बोलते हैं, सो द एरर may sometimes tend to be positive, may sometimes tend to be positive, and sometimes negative, so compensating each other, अब हम आपको कुछ डाटा बता रहे हैं जिससे आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जामिनेशंस में दिक्कत नहीं होगा, जिसमें हम बताए हैं कि कंपनसेटिंग एरर का एग्जांपल क्या है, क्युमुलेटिव एरर का एग्जांपल क्या है, पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर का एग्जांपल क्या है, और नेगेटिव क्युमुलेटिव एरर का एग्जांपल क्या है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो बेसिकली कंपनसेटिंग एरर्स, तो बेसिकली कंपनसेटिंग एरर जो होता है हमारा, वो आपका आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग, तो बेसिकली कंपनसेटिंग एरर्स आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग, क्या क्या होता है हमारा, जैसे आपका इनकरेक्ट होल्डिंग है, क्या हमारा इनकरेक्ट होल्डिंग है, हमारा, और मार्किंग ऑफ द एरोज है, इनकरेक्ट होल्डिंग और मार्किंग ऑफ द एरोज है, इस यही हमारा क्वेश्चंस भी बोल रहा है हमारा, इनकरेक्ट होल्डिंग एंड मार्किंग ऑफ द एरोज, इनकरेक्ट होल्डिंग एंड मार्किंग ऑफ द एरोज, क्लियर है ना इस बात का। चलिए,
सेकेंड क्या है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा चेन का वो आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, हमारा स्ट्रेच नहीं है चेन पूरी तरह। सो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द चेन, fractional parts of the chain may be correct, may of the chain may not be correct। और ये कब होगा, जब चेन आपका यूनिफॉर्मली कैलिब्रेटेड नहीं होगा। चेन may not be correct, may not be correct, may not be correct, that is the chain may not be calibrated uniformly, the chain may not be calibrated uniformly, the chain may not be calibrated uniformly, the chain may not be calibrated uniformly। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट बोलता है हमारा कि जो प्लम्बिंग हमारा वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपका चेनिंग कर रहे हैं स्लोप पे या चेन कर रहे हैं स्टेप ग्राउंड पे। तो वी कैन से दैट द प्लम्बिंग में बी इनकरेक्ट, प्लम्बिंग में बी इनकरेक्ट, प्लम्बिंग क्या हमारा, मे बी इनकरेक्ट, प्लम्बिंग क्या हमारा, मे बी इनकरेक्ट। करेक्ट क्यों हमारा हो रहा है, वाइल चेनिंग बाय स्टेपिंग्स और स्लोप्स, वाइल चेनिंग बाय स्टेपिंग्स और स्लोप्स। क्लियर है ना इस बात का। चलिए फोर्थ क्या बोलता है, इन सेटिंग चेन एंगल्स, setting chain angles with a chain, ये सब क्या देगा हमारा, कंपनसेटिंग एरर देगा। और कंपनसेटिंग एरर को आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां नेचर ऑफ करेक्शन होता है हमारा वो पता नहीं कर पाते हैं, वो पता हम नहीं कर पाते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स का एग्जांपल। पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स का एग्जांपल हमारा, अब आपका एरर्स जो आपका मेजर करते हैं हमारा, तो आपका लेंथ हमारा मोर देन द एक्चुअल हमारा वहां आएगा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। तो यहाँ एग्जांपल पहले बोलेंगे, लेंथ ऑफ चेन शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, length of the chains is shorter than the standard length, length of the chain is shorter than the standard length, shorter than the standard length, shorter than the standard length। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, जो बेंडिंग होगा लिंक्स का, नॉट्स का, और आपका रिमूवल ऑफ द रिंग्स जो होगा हमारा, वो आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए मर्ड्स में क्लॉग हो गया रिंग्स हमारा, वो सब क्या देगा हमारा, वो आपका पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स देगा हमारा। तो बेंडिंग, तो देखिए यहाँ ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, बेंडिंग। तो आपका जो बेंडिंग हो गया, बेंडिंग ऑफ क्या हो गया हमारा, बेंडिंग ऑफ क्या हो गया हमारा, लिंक्स हो गया हमारा, बेंडिंग ऑफ लिंक्स। सेकेंड क्या हो गया, नॉट्स इंग लिंक्स, नॉट्स इंग लिंक्स हो गया हमारा, नॉट्स इंग लिंक्स हो गया हमारा। रिमूवल ऑफ रिंग्स हो गया हमारा, रिमूवल ऑफ रिंग्स, रिमूवल ऑफ रिंग। और आपका रिमूवल ऑफ रिंग ड्यूरिंग, रिमूवल ऑफ रिंग ड्यूरिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द चेन हो गया हमारा। या क्लॉगिंग हो गया रिंग्स का इंग मड, क्लॉगिंग ऑफ रिंग्स इंग मड, क्लॉगिंग ऑफ रिंग्स इंग मड, ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब देगा हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स देगा हमारा। नेक्स्ट, अगर आप स्लोप करेक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्लोप के लॉन्ग मेजर, स्लोप के लॉन्ग अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं और स्लोप करेक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, so we can say that not applying, so we can say that not applying slope correction, not applying slope correction to the length measured, to the length measured, to the length measured, to the length measured, not applying slope correction to the length measured when measured, to the length measured along slope, to the length measured along slopes, to the length measured along slopes। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हमारा सैक करेक्शन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट नॉट अप्लाइंग सैक करेक्शन, नॉट अप्लाइंग सैक करेक्शन हो गया हमारा। क्लियर है ना। चलिए अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, नॉट अप्लाइंग सैक करेक्शंस। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, कि आप टेम्परेचर करेक्शन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट आपका लेस देन द क्या हमारा कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है, तो not applying temperature correction, not applying temperature correction when temperature measure is, या measure during, when the temperature during measurement is,
when the temperature during measurement is less than the less than the calibrated temperature या standard temperature, less than the calibrated temperature or less than the standard temperature, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, बैड रेंजिंग। अगर आप बैड रेंजिंग भी कर रहे हैं, अगर आपका बैड रेंजिंग है, बैड स्ट्रेटनिंग है, उस केस में भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स होगा। स्ट्रेटनिंग हो गया आपका, या आपका रॉन्ग अलाइनमेंट हो गया, या क्या आएगा, रॉन्ग अलाइनमेंट हो गया। क्लियर है ना। इस सब केस में क्या देगा हमारा, इस सब केस में भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स होगा। साथ साथ श्रिंकेज ऑफ टेप, अगर टेप आपका श्रिंक कर रहा है आपका, तो आपका मॉइस्ट कंडीशंस में, वेन मॉइस्ट, इस कंडीशन में क्या देगा हमारा, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट ड्यू टू विंड वेदर, यहां भी क्या देगा हमारा, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर देगा। क्लियर है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स। में अभी देखो, जब आप मैं आपको एरर्स पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि ऐसा होने पे क्यों ऐसा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर्स आता है। बस मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डीएफसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर ये पूछता है तो आप यहां देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, नेगेटिव। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। नेक्स्ट बोलता है निगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। नेक्स्ट बोलता है निगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स बोलता है। यहां क्या होता है हमारा, इसका एग्जांपल्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा कि आपका जो लेंथ ऑफ द चेन है हमारा मोर देन इट्स स्टैंडर्ड लेंथ है हमारा, लेंथ ऑफ द चेन हमारा मोर देन इज स्टैंडर्ड लेंथ, इज मोर देन इट्स स्टैंडर्ड लेंथ, more than its standard length। नेक्स्ट क्या बोलता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होगा, वी कैन से दैट इट मे बी ड्यू टू, ऐसा क्यों हो सकता है, तो विच मे बी ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द रिंग्स, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ओपनिंग्स ऑफ ज्वाइंट्स। तो बेसिकली दीज आर द कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एरर्स। नेक्स्ट क्या होगा आपका, टेम्परेचर करेक्शंस आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं जब टेम्परेचर हमारा ड्यूरिंग मेजरमेंट हमारा मोर देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो। तो वी कैन से दैट नॉट अप्लाइंग, सॉरी, the temperature correction, not applying the temperature correction during measurement, we consider during measurement not applying the temperature corrections when temperature during measurement, is more than the standard temperature, clear है ना। so basically these are the examples that I have discussed you while if the question asks for mentioning the writing the, or we consider selecting the correct options of the positive cumulative errors or negative cumulative errors, then you can refer this notes। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, देखिए ध्यान से, ये बोलता है हमारा इट्स यूज इन कॉन्क्रीट। अच्छा, मैं इसका क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशंस नहीं, चलिए ये देखिए। अब आपका मैंने बताया है कि आप देखिएगा क्या होगा, रैंडम एरर्स जो हमने बताया है कि इनकरेक्ट एडजस्टमेंट के कारण होता है, तो क्या होगा, रैंडम एरर्स। देखिएगा अभी मैं बता रहा हूं आपको, रैंडम एरर्स यहाँ दिया हुआ है ना, इट इज कॉज्ड बाय लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वर टू कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर रैंडम इन नेचर। तो मैंने एग्जांपल में बताया था, आपको जो हमारा रैंडम एरर होगा। चलिए ये बोल रहा है यूज्ड इन कंक्रीट टू प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, इट्स यूज्ड एज ए फीलर ओनली एंड डू नॉट इंटरैक्ट विद सीमेंट एंड वाटर। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन है सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट,
रिएक्ट करता है व्हाट सीमेंट, ये नहीं होगा, एल्यूमिना नहीं होगा, Al2O3 एग्रीगेट होगा। क्या होगा हमारा? एग्रीगेट्स होगा। बेसिकली यहाँ दिया हुआ है एग्रीगेट्स डू नॉट रिएक्ट विद सीमेंट एंड वाटर। वैसे मैं आपको बता दूं एग्रीगेट्स रिएक्ट करता है, कुछ एग्रीगेट्स का, कुछ एग्रीगेट्स नहीं करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं सीमेंट विद सीमेंट एंड वाटर, और कुछ इंटरफेस जो होता है सीमेंट एंड वाटर का, उसके इंटरफेस पे क्या होता है हमारा? केमिकल रिएक्शंस होता है कुछ एग्रीगेट्स का। क्लियर है ना? तो क्या होता है हमारा कुछ देखिएगा ध्यान से, मैं लिख दूं यहां। एक्चुअली क्या होता है, आप केमिकली इनर्ट माना जाता है, बट सम ऑफ द एग्रीगेट्स exhibit the we can say that exhibit क्या हम लोग बोलिए, आर केमिकली एक्टिव। some of the aggregates are chemically active, they are chemically active होते हैं। क्या होते हैं? chemically active होते हैं। and also that certain aggregates are and also that certain aggregates are we can say that certain aggregates exhibit chemical bond at the interface of the we can say that aggregate and paste, at the interface of aggregate and paste, at the interface of aggregate and paste, क्लियर है ना? चलिए कुछ ऑप्शंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट भी क्या होता है हमारा। देखिए ध्यान से, बेसिकली सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट की बात हो रही है। सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, ये जो हम आईएस कोड इसके लिए पढ़ते हैं, जो आईएस कोड इसके लिए पढ़ते हैं है वो आईएस कोड कौन सा है? आईएस कोड 1233019888। तो आपका एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट के एक्शन से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे सल्फेट अटैक होता है। क्या होता है हमारा? मैग्नीशियम सल्फेट के एक्शन से क्या होता है हमारा? मैग्नीशियम सल्फेट के एक्शन से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे क्या होता है हमारा? सल्फेट अटैक होता है। और कैसे होता है देखिए, यहां सल्फेट जो होता है हमारा, सल्फेट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म कर लेता है हमारा सेट सीमेंट में, ठीक है ना? वो फॉर्म करता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। या हम लोग बोलेंगे कि सल्फेट हमारा आपका हाइड्रेट कैल्शियम एल्यूमिनेट CaAl2O4 कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ फॉर्म कर लेता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। क्या फॉर्म कर लेता है? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट तो बोलते हैं 3CaOAl2O3 3CaSO4 32H2O। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से इस बात का कि ये जो हमारा फॉर्म कर रहा है हमारा, ये वॉल्यूम को क्या करता है हमारा? वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है बाई 227%। कितने परसेंट से? 227% से ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हाइड्रेट, we can say that of the volume of original aggregates, of the volume of original aluminum hydrate बोल सकते हो, of the volume of original aluminates, ठीक है ना? तो एल्यूमिनेट्स का ओरिजिनल वॉल्यूम का 27% क्या हो गया हमारा? इंक्रीज कर गया। क्या हो गया हमारा? इंक्रीज कर गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होता है हमारा? जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो आपका हार्डेंड सीमेंट में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा।
अब आपका हार्डेंड सीमेंट में एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन से क्या होगा, क्रैक होगा, क्या होगा, क्रैक होगा। तो वी कैन से दैट therefore there will be expansion in, therefore there will be expansion in hardened cement, hardened cement। अब देखिए ध्यान से इस बात का, अब आपका हम क्या देख रहे हैं कि सॉलिड सल्फ, जो सॉलिड हमारा सल्फेट वो सॉल्यूशन में अटैक नहीं कर रहा है। जो आपका सॉलिड सल्फेट है हमारा, सल्फर अटैक में क्या देख रहे हैं, सॉलिड सल्फेट सॉल्यूशन में अटैक नहीं कर रहा है, सॉलिड सल्फेट सॉल्यूशन में अटैक नहीं कर रहा है। सीमेंट कंपाउंड को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, सीमेंट कंपाउंड को ध्यान रखिएगा। सॉलिड सल्फेट, मैं लिख देता हूं, सॉलिड सल्फेट is not directly attacking the cement compound, क्या कर रहा है वो, सीमेंट कंपाउंड को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। वो क्या कर रहा है, वो हार्डेंड कंक्रीट के पोर्स में परमिएट कर जा रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट और समटाइम्स हाइड्रेटेड सिलिकेट से क्या कर रहा है, रिएक्ट करके वॉल्यूम को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्रैक्स जनरेट हो रहा है। तो डायरेक्टली नॉट अटैकिंग द कंपाउंड, सीमेंट कंपाउंड, rather it's permeating inside the, we can say that inside the hardened concrete, rather it's permeating inside the hardened concrete, which in turn reacts with CaOH twice, hydrated calcium aluminate, hydrated calcium aluminate, hydrated calcium aluminate और hydrated silicates, hydrated silicates, ठीक है ना। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट और हाइड्रेटेड सिलिकेट्स को क्या करेगा, अटैक करेगा, विच इन टर्न रिएक्ट्स विद दिस वन, ठीक है ना। और इसको क्या करता है हमारा, अटैक करके, विच इन टर्न रिएक्ट्स विद दिस वन एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फर अटैक या सल्फेट अटैक। दिस इज कॉल्ड सल्फेट अटैक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं सल्फेट अटैक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसी को बोलते हैं सल्फेट अटैक। और ये मैरीन स्ट्रक्चर्स में होता है, और इवन जान लीजिए अल्टरनेट वेटिंग एंड फ्रीजिंग होगा तो आपका रेट ऑफ, एक तरह से अटैक क्या होगा हमारा, रेट ऑफ सल्फेट अटैक क्या होगा, एसिलरेट कर जाएगा। सल्फेट अटैक क्या हो जाएगा, एसिलरेट कर जाएगा। तो accelerated due to alternate wetting and drying action, या freezing and thawing भी बोल सकते हैं, ड्राइंग एक्शन। तो मैरीन स्ट्रक्चर्स में हमारा ये हमारा क्या, हमारा मैरीन स्ट्रक्चर्स में हमारा मेनली फील किया जाता है। अब भाई इसका रिमेडल मेजर्स है, क्या हमारा इसका रिमेडल मेजर्स भी है। अब देखिए क्या हमारा रिमेडल मेजर्स क्या है हमारा, देखिए ध्यान से। रिमेडल मेजर्स क्या देखिएगा ध्यान से, रिमेडल मेजर्स क्या हमारा, ये क्या बोलता है हमारा कि आप सीमेंट ले लीजिए, उसमें आप C3A कंटेंट को लो कर दीजिए, या कंपैरेटिवली C4AF को भी क्या कीजिए, लो कीजिए। मोस्ट इफेक्टिव हमारा जो है वो C3A कंटेंट को लो करना है, और ये आपका क्या होना चाहिए, लो मतलब लेस देन इक्वल टू 5% होना चाहिए हमारा। C4F कंटेंट हमारा 6 to 12% होता है ओबीसी में, ओपीसी में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीएम में C4AF कंटेंट 6 to 4% होता है, 6 to 12% होता है हमारा। लेकिन आपका रॉ, एक तरह से सीमेंट के रॉ मटेरियल्स का इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना फिजिबल नहीं है, Al2O3 को चेंज करना फिजिबल नहीं है। सो वी व्हाट वी डू, वी ऐड Fe2O3, हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3, हम लोग Fe2O3 हम लोग ऐड करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं आपका मिक्सचर में
with the expense of, yeah, we can say that Fe2O3 is maybe added to the mix, so that C4AF हमारा कंटेंट इंक्रीज कर जाए एट द एक्सपेंस ऑफ C3, एट द एक्सपेंस ऑफ C3, एट द एक्सपेंस ऑफ C3। क्लियर है ना? तो आपका ये हमारा क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हमारा, ये हमारा क्या रिमिडल मेजर्स है। और ध्यान रखिएगा सल्फेट, ये अच्छा ये एक मिनट, ये हमारा क्या देगा, ये देगा हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, क्या देगा, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट देगा। और सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट जो होता है हमारा, इसमें हाई सिलिका कंटेंट, हाई सिलिका कंटेंट होता है, ठीक है ना? अब देखिए यहां ध्यान से, तो नोट में हम क्या लिख रहे हैं, जो हम बताएं आयरन ऑक्साइड वाला Fe2O3 वाला बात, C4AF, C4AF जो होता है हमारा कंटेंट, जो होता है C4AF हमारा इन OPC हमारा 6% to 12% होगा हमारा। एंड इट्स नॉट फिजिबल टू रिड्यूस, इट्स नॉट फिजिबल टू रिड्यूस, इट्स नॉट फिजिबल टू रिड्यूस, इसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। रिड्यूस द Al2O3 extent of the raw material, Al2O3 extent नहीं, content of the raw material, Al2O3 content of the raw material। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर करेंगे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, Fe2O3 ऐड कर देंगे, आयरन ऑक्साइड कर देंगे, Fe2O3 ऐड कर देंगे। that may be added, that may be added to the mix, to the mix, so that C4AF content increases at the expense of C3A, at the expense of C3A, at the expense of C3A। इस बात का ध्यान रखिएगा, at the expense of C3A। अब जो हमारा आईएस कोड होता है, हमारा आईएस कोड ने बोला है 2C3A प्लस C। आईएस कोड कौन सा, अभी हमने बताया आपका आईएस कोड, क्या ध्यान से, आईएस कोड 12330198, ठीक है ना? तो हमारा C4AF हमारा क्या बोलता है, 25% से ज्यादा नहीं हो। ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ये याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है ना? तो बट ध्यान रखिएगा आपका जो हमारा मैं लिख देता हूं कि आपका जो यूज ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स है, वो आपका जहां क्लोराइड्स हमारा प्रेजेंट होता है वहां इफेक्टिव नहीं होता है। तो बट दिस यूज ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स is not beneficial, is not beneficial in environment where chlorides are present, where chlorides are present, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कुछ हमारा ऑप्शन था, फोर्थ हमारा पोजोलैनिक ऑप्शन, क्या हमारा पोजोलोना। तो पोजोलोना क्या होता है आपका, पोजोलोना हमारा बेसिकली क्या है, समझिए ध्यान से, ये सिलिशियस है और एल्यूमिनस मटेरियल है, जिसका अपना कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, पोजेस जब सिलिशियस और एल्यूमिनस होगा तो आपका जो हाइड्रेशन से भी डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन होता है हमारा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है हमारा, जिसका अपना कोई क्या होता है, हमारा सीमेंटिस प्रॉपर्टीज नहीं होता। लेकिन आप जैसी वो आप फाइनली डिवाइडेड एक तरह से सिलिशियस और एल्यूमिनस मटेरियल रिएक्ट करेगा वाटर से, तो वो इनसॉल्युबल सीमेंटिस प्रॉपर्टीज है। तो वी कैन से दैट पोजेस लिटिल और नो सीमेंटिटियस वैल्यू। लेकिन अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, बट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर,
अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हमारा ये केमिकली रिएक्ट करता है, किसके साथ क्या करेगा, केमिकली रिएक्ट करता है, किसके साथ, केमिकली रिएक्ट करेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या करेगा, केमिकली रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटेड ऑन हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन के बाद लिबरेट हो रहा है, लिबरेटेड ऑन हाइड्रेशन, ठीक है ना, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे। अब जो केमिकल, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे रिएक्ट कर रहा है और आपका क्या बना रहा है, आपका एक कंपाउंड्स बना रहा है, टू फॉर्म कंपाउंड्स, और आपका उस कंपाउंड्स का क्या होगा, हमारा सीमेंटियस प्रॉपर्टीज होगा, और यही हमारा पोज़ोलाना का खासियत है, सीमेंटियस प्रॉपर्टीज, कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंज्यूम हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिबरेट हो रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है, सीमेंटियस प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं फिर यहाँ, कि जो सीमेंट प्रॉपर्टीज बना हमारा, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और वही हम देख रहे हैं जो हमारा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिबरेट हो रहा है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल सीमेंटियस कंपाउंड बना रहा है। तो हमारा एक तरह से रिएक्शंस जिसको बोलेंगे CSH जेल, क्या बोलेंगे, वाटर कैल्शियम सिलिका होता है, इसमें क्या होता है हमारा, वाटर होता है, कैल्शियम होता है और सिलिका होता है, और क्या होता है हमारा, सिलिका होता है। तो आपका जो पोजोलोन होता है हमारा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या, प्लस वाटर, ये हमारा क्या दे रहा है, हमारा ये हमारा CSH जेल दे रहा है, क्या दे रहा है, CSH जेल बना रहा है, और यही CSH जेल हमारा पोजोलोनिक एक्शंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, क्या हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली आपका जो इसी रिएक्शन को बोलते हैं पोजोलोनिक रिएक्शंस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमारा पोजोलैनिक रिएक्शंस का, वो क्या बोलता है हमारा, वो आपका शुरू में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा बहुत स्लो होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर शुरू में क्या होता है हमारा, बहुत शुरू में क्या होता है हमारा, स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है, हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या होता है, हमारा आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है, तो स्ट्रेंथ आपका जैसे से डेवलप करेगा आपका, तो उसके तरह उसी तरह से क्या होगा, हमारा ये पोजोलैनिक एक्शन हमारा इंक्रीज होगा। सो वी कैन से दैट the characteristic features of pozzolanic actions is firstly slow with the result that, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हीट हाइड्रेशन और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हमारा क्या, हमारा शुरू में स्लो है, शुरू में स्लो है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपका रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हमारा कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, नॉट प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन पोजोलैनिक रिएक्शन जो हमारा, ये जो पोजोलैनिक रिएक्शन है हमारा, यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ ये जो आपका पोजोलैनिक रिएक्शन है हमारा, यहाँ कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, नॉट प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है हमारा। तो वी कैन से दैट जो रिडक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का, उससे क्या हो रहा है हमारा, जो रिडक्शन हो रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का, जो रिडक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का, उससे क्या हो रहा है, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है। सो रिडक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स improves the durability of cement, improves the durability of cement paste by making the past dense and impervious, paste dense and impervious, making the paste dense and impervious। तो आपका जो पोजोलाना, जो आपका पोजोलोना होता है हमारा, जो पोजोलेंस होता है हमारा, POZZOLANS, पोजोलेंस जो होता है हमारा, वो दो तरह का होता है हमारा, नेचुरल पोजोलेंस होता है हमारा, और सेकंड क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल होता है, सेकंड क्या होता है हमारा, आर्टिफिशियल होता है। तो बेसिकली नेचुरल पोजोलेंस क्या हो गया हमारा, नेचुरल पोजोलेंस हो गया हमारा क्ले एंड शेल्स हो गया हमारा, क्ले एंड शेल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा,
ओपेलिंक शर्ट्स बोलते हैं इसको, OPALINC शर्ट्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्या हो गया, डायटोमेसियस अर्थ हो गया, DITOMACOUS डायटोमेसियस अर्थ हो गया हमारा, ये बहुत जगह पूछता है हमारा। वोल्केनिक टप्स हो गया हमारा, वोल्केनिक टप्स हो गया हमारा, ये सब हो गया हमारा वोल्केनिक टप्स। और हमारा प्यूमिसाइट्स हो गया, PUMICITES। आर्टिफिशियल में क्या होगा हमारा, फ्लाई ऐश होगा हमारा आर्टिफिशियल में। सेकंड में क्या होगा हमारा, सेकंड में क्या होगा हमारा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगा हमारा। सेकंड में क्या होगा हमारा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगा हमारा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, राइस हस्क हो गया हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, सिलिका फ्यूम हो गया हमारा, सिलिका फ्यूम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या हो गया, मेटाक्योलिन हो गया हमारा, METAKAOLINE मेटाक्वेलिन हो गया। और नेक्स्ट हमारा सुर्खी हो गया हमारा। तो बेसिकली ये हमारा मोस्ट कॉमन क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल पोजोलेंस है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, किसका अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर क्या देख रहे हैं हम, तो आंसर क्या हमारा, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट जो होता है हमारा, ये भी हमारा दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। तो बेसिकली एग्रीगेट्स भी जो होता है हमारा, ये भी हमारा क्या होता है हमारा, गिव बॉडी टू द कंक्रीट, कंक्रीट को ये बॉडी देता है हमारा। सेकेंड हमारा रिड्यूस श्रिंकेज, जो हमारा बोल भी रहा है हमारा क्वेश्चंस में। और थर्ड हमारा अफेक्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। और आपका ये ऑक्यूपाई करता है हमारा, ये ऑक्यूपाई करता है लगभग 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। और इसीलिए बोलते हैं अफेक्ट इकोनॉमी। तो एग्रीगेट्स हमारा तीन तरह का होता है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स, ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट जो होता है हमारा ये तीन तरह का होता है। नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, नॉर्मल वेट एग्रीगेट बोलते हैं हम लोग। सेकेंड बोलते हैं हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट बोलते हैं। और थर्ड बोलते हैं हेवी वेट एग्रीगेट। तो आपका जो आपका मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। और इवन ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारा दो तरह का एग्रीगेट होता है, एक होता है कोर्स एग्रीगेट होता है और एक होता है हमारा फाइन एग्रीगेट। किस पे, हमारा साइज के बेसिस पे, किस पे, हमारा साइज के बेसिस पे होता है हमारा। क्लियर है ना। तो ये आपका चारों ऑप्शंस का क्या हमारा बेसिक फंडा था वो हमने बता दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ये बोलता है हमारा विच apparatus is used to perform the soundness test of the cement। साउंडनेस टेस्ट बोल रहा है, सबसे पहले समझिए साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं, साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं। सो बेसिकली हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जो करते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हम लोग दो तरह से करते हैं। एक हमारा होता है फील्ड टेस्ट, जो हम लोग क्या करते हैं विदाउट, या हम लोग विदाउट, या हम लोग बोलेंगे माइनर वर्क में करते हैं, क्या करते हैं माइनर वर्क। और एक होता है लैब टेस्ट, जो आपका सेटिंग टेस्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट आपका हो गया हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आपका साउंडनेस टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा लैब टेस्ट यही सब हो गया। सो बेसिकली हम आते हैं साउंडनेस ऑफ टेस्ट पे। साउंडनेस ऑफ टेस्ट क्यों करते हैं और साउंडनेस ऑफ टेस्ट क्या इंश्योर करता है। तो बेसिकली जो हमारा साउंडनेस ऑफ सीमेंट है हमारा, वो टेस्ट, ये साउंडनेस, अगर बोलते हैं कि सीमेंट साउंड है, वो क्या इंश्योर करता है, वो करता है कि सीमेंट में एप्रिसिएबल सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन नहीं होगा हमारा। इंश्योर दैट द सीमेंट, इंश्योर दैट द सीमेंट does not show any, ensure that the cement does not show any appreciable subsequent expansion, या expansions, क्लियर है ना। तो बेसिकली अनसाउंडनेस क्यों होता है, अनसाउंडनेस क्यों होता है, तो अनसाउंडनेस हमारा दो कारण होता है, लाइम के एक्सेस के कारण होता है, या मैग्नीशिया के कारण होता है, या एसिडिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो सीमेंट होगा हमारा। तो पहला क्या होगा, एक्सेस ऑफ लाइम बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं हम लोग,
ठीक है ना, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, तो हमारा कैल्शियम सल्फेट से भी होता है, हमारा क्या होता है, हमारा कैल्शियम सल्फेट से भी होता है अनसाउंडनेस। तो ध्यान रखिएगा कि आपका कैल्शियम सल्फेट से डिटरमाइन करना, अभी भी रिसर्च हो रहा है इस पे। लाइम हमारा करते हैं ली चैटलियर्स एपरेटस से, CHATLIES, ली चैटलियर्स एपरेटस से करते हैं हम लोग। मैग्नीशिया हमारा ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव ध्यान रखिएगा, ऑटोक्लेव हमारा लाइम का भी, जैसा लाइम के प्रेजेंस के कारण अनसाउंडनेस भी देता है, और मैग्नीशिया के प्रेजेंस के कारण भी अनसाउंडनेस देता है। लेकिन जो लाइम होता है हमारा, वो अगर वो एक्सेस प्रेजेंट है तो वो बस ली चैटलियस एपरेटस से हम लोग यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली आपका अनसाउंडनेस हमारा क्या होता है, सीमेंट आपका एसिडिक ऑक्साइड के साथ बनाएगा तो भी क्या देगा, हमारा अनसाउंड करेगा। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि अगर इनएडिक्वेट बर्निंग है और आपका इनसफिशियंट, या हम बोलेंगे इनसफिशियंट फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग है, या थोरो मिक्सिंग नहीं किया रॉ मटेरियल्स का, तो वहां भी अनसाउंड सीमेंट बन सकता है। सो वी कैन से दैट also due to inadequate, also due to inadequate burning, or we can say that insufficiency in fineness of grinding, or thorough, or insufficiency in fineness of grinding, or thorough mixing of रॉ मटेरियल्स। अगर वो भी नहीं हुआ है, थोरो मिक्सिंग हमारा इनसफिशियंट है, हमारा नहीं हुआ है, तो वहां भी क्या होगा, हमारा अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट देगा हमारा। क्लियर है ना। अब ध्यान रखिएगा, अनसाउंडनेस की बात करेंगे तो आपका अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट हमारा कब होगा, आपका आपका जब आपका टू हाई हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, या आपका कैल्शियम सल्फेट है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हमारा कभी भी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कैल्शियम सल्फेट हमारा 3 to 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। टू 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 हैव साउंड सीमेंट, टू हैव साउंड, ठीक है ना। अब एक्चुअली ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या, जिप्सम है। अब आपको पता है कि अब आपको पता है क्या, कि आपको पता है कि आप जिप्सम जो ऐड करते हैं, तो जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट में, तो ये क्या करता है, हमारा प्रिवेंट करता है फ्लैश सेटिंग। क्या प्रिवेंट करता है, हमारा प्रिवेंट करता है हमारा फ्लैश सेटिंग। अब आपका जो प्रिवेंट करता है हमारा फ्लैश सेटिंग, ठीक है ना, तो अगर आप एक्सेस ऑफ जिप्सम रखिएगा, तो एक्सेस ऑफ जिप्सम क्या करेगा हमारा, दैट विल, वो तो हमारा क्या करेगा, अगर आपका एक्सेस ऑफ जिप्सम हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो फ्लैश सेटिंग के लिए चाहिए उसको उससे ज्यादा है, तो आपका जो जिप्सम बच जाएगा हमारा इन एक्सेस, वो क्या करेगा हमारा, वो क्या करेगा, रेंडर्स या लीड्स टू एन एक्सेस, लीड्स टू excess of CSO4 leads to an we can say that excess of CSO4 leads to an expansion and consequent we can say that expansion and consequent disruption of consider disruption of consequent सेट सीमेंट पेस्ट, क्या बोलेंगे, डिसरप्शन ऑफ सेट सीमेंट पेस्ट, सेट सीमेंट, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में। तो बेसिकली हमारा ये है हमारा, तो बेसिकली हमारा ये क्या, हमारा साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, हमारा ली चैटलियर्स एपरेटस हमारा। अब आपका ये स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है हमारा, क्या होता है हमारा, स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है हमारा, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग ब्रास या और कुछ मेटल का, ठीक है ना। अब आपका यहां आपका 30 mm क्या हमारा डाया होता है, यही हमारा है स्प्रिंग ब्रास, यही हमारा, ठीक है ना। इसका डाया कितना होगा हमारा,
डाया क्या होगा हमारा 30 mm दिख रहा है आपको, और साथ साथ आपका ये 30 mm का हाइट भी होता है हमारा। क्या होता है? 30 mm का हाइट होता है हमारा। दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। मैं वीडियो से समझाऊंगा। टू इंडिकेटर्स आर यूज्ड। टू इंडिकेटर्स आर्म्स। ये दिख रहा है ना, ये क्या हमारा इंडिकेटर आर्म्स है, ठीक है ना। तो आपका टू इंडिकेटर आर्म्स 165 mm लॉन्ग with pointed ends on either side of the split, on either side of the स्मॉल स्प्लिट कर रहे हैं इसके इधर साइड्स पे क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ गैप रखेंगे 0.5 mm मैक्सिमम गैप रखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट ऐड कर रहे हैं। सीमेंट हम ऐड कर रहे हैं 0.78 p, वेयर पी क्या हमारा वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसको क्या कर ले हम लोग, इसको क्या करेंगे, गेज करेंगे। गेज समझते हैं आप लोग। अब गेज करने के बाद मोल्ड में क्या करेंगे हम लोग, इसको फिल करेंगे, ठीक है ना। गेज करके क्या करेंगे, मोल्ड में क्या करेंगे, जो दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। और फिल करके ऊपर भी ग्लास प्लेट लगाएंगे, ये ग्लास प्लेट दिख रहा है, और नीचे भी क्या लगाएंगे, आपका ग्लास प्लेट होगा हमारा, मतलब नीचे तो है ही हमारा, टॉप को भी क्या करेंगे, दूसरे ग्लास प्लेट से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो वी कैन से दैट मोल्ड में हम लोग टॉप, मतलब मोल्ड में हम लोग क्या कर लिए, वी कैन फिल्डिंग मोल्ड एंड वी कैन से दैट एंड कवर्ड इट्स टॉप विथ ग्लास कवर, ग्लास कवर। अब क्या करेंगे, इस पूरे असेंबली को क्या करेंगे, इमर्स, पूरे असेंबली को क्या करेंगे, पानी में रख देंगे, इमर्स। हम लोग 24 आवर्स बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट में 3 से 4 घंटे में भी काम कर चला लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एज पर आईएस कोड हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। इमर्स होल असेंबली इन वाटर at 27 degrees Celsius to 32 degrees Celsius for 24 hours, फॉर 24 आवर्स। अब क्या करिएगा आप कि आप मेजर कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स, मेजर द 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 डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमने यहां मेजर कर लेंगे, यहां डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स। मान लीजिए इसका लेंथ जो है हमारा, वो आपका IP1 है। क्या हमारा IP1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर से इसको क्या करेंगे, सबमर्ज करेंगे, अगेन सबमर्ज द मोल्ड, अगेन सबमर्ज द मोल्ड इन वाटर, इन वाटर। अब क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, नाउ हीट द वाटर, नाउ हीट द वाटर and bring to boiling, bring to boiling point, bring to boiling point, bring to boiling point in about 25 to 30 minute, 25 to 30 मिनट। और फिर क्या करेंगे, उसको बॉइलिंग करेंगे हम लोग, कीप इट बॉइलिंग फॉर 3 आवर्स, कीप इट बॉइलिंग टू फॉर 3 आवर्स, क्लियर है ना। नाउ अब हम वहां भी 24 आवर्स था, हमने बोला कहीं कहीं 3 आवर्स करते हैं, यहाँ तो 3 आवर्स ही करेंगे। नाउ हीट द वाटर एंड ब्रिंग इट टू बॉइलिंग पॉइंट इन अबाउट 20 to 25 to 30 मिनट्स एंड कीप इट फॉर बॉइलिंग फॉर 3 आवर्स। अब क्या करेंगे हम लोग, मोल्ड को रिमूव कर देंगे। द मोल्ड इज रिमूव्ड, द मोल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, द मोल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर and allow it to cool, allow it to cool and measure the distance। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे कूल करने के बाद। distance between two indicator points, measure the distance between
2 इंडिकेटर पॉइंट्स, 2 इंडिकेटर पॉइंट्स। मान लीजिए ये क्या हमारा IP2 है, तो क्या बोलता है कि IP2 माइनस IP1 आपका कभी भी 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। अगर ये 10 mm से ज्यादा आता है तो हमारा क्या होता है, वो अनसाउंड हो जाता है। और ये 10 mm किसके लिए है, फॉर OPC के लिए हमारा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हमारा, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए भी हमारा। क्लियर है ना। अगर आपका ये 10 mm से ज्यादा आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये अनसाउंड है। क्या बोलेंगे, अनसाउंड है। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसको मैं वीडियो समझा रहा हूँ। Soundness test by Lee-Chatelier method. Let us see the procedure of soundness test by Lee-Chatelier method. Let us see the apparatus required for Lee-Chatelier test. Lee-Chatelier test is used to find the excess of lime in ये ध्यान cement. रखिएगा। कमेंट को वेट कर लेंगे। Prepare a cement paste by adding 0.78 times the water required to give paste of standard consistency. Lightly oil the Lee-Chatelier mold and place it on a lightly oiled glass sheet. Fill the mold with the prepared cement paste. In the process of filling the mold, keep the edge of the mold gently together. Cover the mold with another piece of lightly oiled glass sheet. Place a small weight on this covering glass sheet. Submerge the whole assembly in water at a temperature of 27 plus or minus 20 degrees Celsius and keep there for 24 hours. Remove the whole assembly from water bath and measure the distance separating the indicator points to the nearest 0.5 millimeter, that is L1. Submerge the mold again in water. Heat the water and bring to boiling point and cool down to room temperature. Measure the distance between the two indicator points to the nearest 0.5 millimeter, that is L2. 0.5 nearest soundness of cement is equal to L1 minus L2. Standard specification. This must not exceed 10 mm for ordinary, rapid hardening and low heat Portland cement. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ली-चाटलियर सेपरेटर्स। और ये तीनों हमारा किसके लिए, वर्कएबिलिटी के लिए। किसके लिए, वर्कएबिलिटी। यही मेजर करते हैं, ये दिख रहा है ना। और आपका ये 0.5 में हमारा मैक्सिमम गैप होना चाहिए। ये हमारा विजडम का अपना डेडिकेटेड डाउट्स क्लियरेंस ग्रुप है, जिसमें आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं और आप उसका सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं इंस्टेंटेनियसली एंड ब्रीफ वे, इवन विद द हेल्प ऑफ वीडियो और ऑडियो। तो पोस्ट योर डाउट्स in Telegram channel and get it's cleared through social media sites, recorded or live video. Now the question comes, which one of the following typical measurements of points crossing is being drawn in figure shown above? ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टैंडम है। क्या हमारा टैंडम है, टैंडम एक्चुअली टैंडम जो होता है हमारा, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग डबल टर्नआउट भी बोलते हैं। डबल टर्न आउट विथ सिमिलर फ्लेक्चर होता है हमारा, या विथ कॉन्ट्रारी फ्लेक्स। क्या होता है हमारा, विथ कॉन्ट्रारी फ्लेक्स। तो बेसिकली टर्न जो हमारा टैंडम है हमारा, जो टैंडम है हमारा, जो हमारा टैंडम है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक तरह से इम्प्रूवमेंट है 3 थ्रो स्विच का। इम्प्रूवमेंट ओवर इम्प्रूवमेंट ओवर अ 3 थ्रो स्विच।
डी थ्रो स्विच। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये हमारा क्या है, डबल टर्नआउट विथ कॉन्ट्रारी फ्लेक्सर है, बाइफरकेट और स्ट्रेट दोनों जा रहा है। अगर ये बीच का नहीं रहता हमारा मेन लाइन, तो ये सिमेट्रिकल स्प्लिट होता। थ्रो स्विच, यहाँ टर्नआउट्स क्या स्टैगर्ड होता है, टैंडेम में टर्नआउट कैसा होता है, स्टैगर्ड होता है। सो वी कैन से दैट जो टर्नआउट्स होता है हमारा, दे टेक अप फ्रॉम द मेन लाइन। ये टर्नआउट्स हमारा क्या हो रहा है, ये मेन लाइन से क्या हो रहा है, टर्नआउट्स हमारा टेक कर रहा है हमारा, ये टर्नआउट्स क्या हमारा स्टैगर्ड है हमारा, क्या हमारा टर्नआउट्स क्या हमारा स्टैगर्ड है। so we can say that turnouts are staggered here, okay, staggered here, and they take off from, take off from they take off from the main line, from the main line at two different points, at two different points या two different place। क्लियर है ना? चलिए, अब हमारा क्या क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर हम लोग कोड डिजाइन से करते हैं, क्रॉस ओवर हमारा, या हम लोग आईआरएस कोड से करते हैं, कोड डिजाइन से, ठीक है ना। ये हमारा सिमेट्रिक स्प्लिट है, देखो यहाँ स्ट्रेट नहीं हमारा, बस यहाँ क्या सिमेट्रिक स्प्लिट क्या हमारा, जब स्ट्रेट ट्रैक स्प्लिट कर रहा है दो में, यहाँ का क्या हो रहा है हमारा, स्ट्रेट ट्रैक जो हमारा वो स्प्लिट कर रहा है, स्प्लिट अप इन टू, यहाँ स्टैगर्ड नहीं होगा हमारा, यहाँ स्टैगर्ड नहीं होगा कि दो ही हमारा, और यहाँ डिफरेंट या स्प्लिट अप इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, और रेडिया इक्वल होगा, रेडिया इक्वल होगा इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रारी फ्लेक्सियर, with with two directions with equal radii, और आपका इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैरी फ्लेक्सियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैरी फ्लेक्सियर। क्यों? और साथ साथ हम लोग ये कहाँ यूज होता है हमारा, यूज वेयर जहां आपका स्पेस कांस्टेंट, वेयर स्पेस इज स्पेस कांस्टेंट, स्पेस लिमिटेड है हमारा, स्पेस क्या हमारा लिमिट। तो ये क्या आपका, ये आपका डबल जंक्शन है हमारा। तो डबल जंक्शन हमारा कहाँ रिक्वायर्ड है, डबल जंक्शन जो हमारा वो कहाँ रिक्वायर्ड है, सो डबल जंक्शन इज रिक्वायर्ड वेयर जहां आपका दो और मोर लाइंस जो हमारा दे आर रनिंग एंड अदर ट्रैक्स आर ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम द मेन लाइंस। तो आपका देखिए यहाँ हमारा मेन लाइन से ये हमारा क्या हो रहा है, ब्रांच हो रहा है, दो लाइंस हमारा क्या हो रहा है, दो लाइंस हमारा क्या हो रहा है, दो लाइन जा रहा है, और यहां से ब्रांच निकल रहा है और यहां से ब्रांच निकल रहा है, दैट मींस ये भी एक तरह से क्या हमारा ब्रांच लाइन है, लेकिन मेन लाइन की तरफ पे काम कर रहा है हमारा, और दोनों एंड से निकल रहा है हमारा। यहाँ देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकला और यहाँ से एक ब्रांच निकला, दिख रहा है ना, ये और ये देखिए यहाँ से ब्रांच जा रहा है, फिर यहाँ से ब्रांच जा रहा है, फिर ये भी हमारा एक ब्रांच लाइन मिल रहा है। ठीक है ना? हाँ ये देखिए यहाँ से आपको दो मिल गया, एक ये और एक ये, और यहाँ से भी ट्रैक, मतलब तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला इससे ब्रांच होके जा रहा है और इससे भी ब्रांच होके जा रहा है। देखो तो ये वाला ट्रैक मेन लाइन है हमारा, ये मेन लाइन है, यहाँ से ब्रांच बाइफरकेट हुआ, ये ब्रांच फरकेट यहाँ भी मिला, ये भी गया, और ये यहाँ से हमारा ऑलरेडी ये ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से हमारा ये ऑलरेडी ब्रांच निकल, ये ब्रांच निकल है ना यहाँ से, ये हमारा क्या हो रहा है, ब्रांच लाइन हो जाएगा हमारा, ये मेन लाइन हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं दोस्त, हम ये देख रहे हैं कि हमारा, हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो हमारा है यहाँ से एक ब्रांच लाइन निकला, दूसरा इसके पैरेलल वाला में भी मीट किया, और यहाँ से ब्रांच बाइफरकेट हो गया, फिर यहाँ से ऑलरेडी बाइफरकेट हो रहा है, पैरेलल में जा रहा है, जो हमारा ये है। क्लियर है ना, यही चीज़ बोल
So we can say that it's used where is required where two or more line tracks are running and other tracks are branching off from their main lines tracks in the same direction. In the same direction, है ना, इन द सेम, है ना। चलिए, तो एक तरह से हमारा जो डबल टर्नआउट है हमारा, एक तरह से क्या है डबल टर्नआउट, एक तरह से क्या हमारा डबल टर्नआउट जो हमारा एक तरह से वो डायमंड क्रॉसिंग्स, अगर हम देखो यहाँ डायमंड क्रॉसिंग्स है ना हमारा, ये डायमंड क्रॉसिंग्स है ना, तो एक तरह से ऑर्डिनरी टर्नआउट्स पे एक या एक से ज्यादा डायमंड क्रॉसिंग्स है हमारा, तो उसको क्या बोलेंगे हमारा, वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरेलल ट्रैक्स हमारा। तो बेसिकली डबल जंक्शन से एक तरह से क्या हमारा ऑर्डिनरी टर्नआउट से जिसमें हम डायमंड क्रॉसिंग्स दे रहे हैं, और एक या एक से ज्यादा डायमंड क्रॉसिंग्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरेलल ट्रैक्स। और आपका जो डबल जंक्शन होता है हमारा, डबल जंक्शन जो होता है हमारा, ये हम लोग स्ट्रेट पे भी दे सकते हैं, ऑकर ऑन स्ट्रेट या कर्व्ड मेन लाइंस, या हम लोग क्या बोलेंगे ब्रांच लाइन, है ना। ब्रांच लाइंस हमारा सिंगल भी हो सकता है या आपका डबल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये भी कहाँ हमारा कॉमन है, कंजेस्टेड एरिया में कॉमन है। कहाँ हमारा कॉमन है, कॉमन इन कंजेस्टेड एरिया, कॉमन इन कंजेस्टेड। तो बेसिकली ये क्या था आपका, ये आपका आज का सीरीज था। तो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पार्ट 4 करेंगे। ये हमारा DHCL का थीमेटिक सीरीज है, जो आप ये हमारे क्विज प्लेटफॉर्म पे आप ऐड हो मेंबर बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट मींस यू कैन सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम ग्रुप चैनल, और आप वहाँ मोर देन 10 और 12 क्वेश्चंस डेली पोस्ट होते हैं, जिस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, और मोर देन 80% क्वेश्चन जो आएगा आपके DHCL या आपका HPCL एग्जामिनेशन की क्विज से आएगा, इसकी 99% प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये दोनों चैनल्स को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू। होप आपको एंजॉय किए होंगे पार्ट 3 सीरीज। So we come with the best, and we are providing each and every solutions in detailed manner. So if you like the video, then please like, share and subscribe it, and also find out if any feedback you wishes to share. Your feedback is welcome. Thank you.